नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, राजकुमार बोल रहा हूँ सर। बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं कानपुर देहात से पोखराज से बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर आपसे सर बात करने के लिए बहुत दिन से सर फ़ोन लगा रहा हूँ सर, फ़ोन नहीं लग पा रहा था। हम्म। तो सर जैसे कि आप कल एक लेडी से बात कर रही थी, आपसे बता रही थी वो 45% जो स्नातक में होते हैं ना वो कम है। हम्म। तो सर मैंने सर 2011 में सर बीएड किया हुआ था, 11-12 में। हम्म। सर मेरा सर स्नातक सर 45% है सर मेरा। यहाँ ग्रेजुएशन में। जी सर। हम्म। तो सर मैंने उसके बाद सर मुझे टेट देने का सर मुझे मौका ही नहीं मिला सर। जब कर रहा था तो बीएड किया था तो मिला नहीं। तो हम्म। 18 मुझे मौका मिला तो मैं पास किया टेट प्राइमरी का। हम्म। तो सर उसमें 69,000 वाली हो नहीं पाया मेरा। हम्म। तो इस कारण से तुम्हें शंका ये थी कि सर आप बता रहे थे कि 11 से कब तक वालों का सर वो बैलेट होगा। तो आपने ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद आपने पीजी किया है कि नहीं? सर पीजी सर नहीं कर पाया हूँ सर। तो जो रूल है वो ये है कि या तो ग्रेजुएशन में या तो पीजी में किसी एक में 50% कम से कम होना अनिवार्य है। अच्छा ठीक अच्छा। है। और जो लोग 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले लिए थे अच्छा अच्छा। तो उनको जो है 50% से कम भी होगा तो भी उनका चलेगा, लेकिन 29 जुलाई 2011 के बाद जिसने भी एडमिशन लिया है बीएड में उसके लिए 50% की अनिवार्यता है, वो भी दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन या तो पीजी। तो क्या अच्छा 29 जुलाई 2011 तक आप एडमिशन ले लिए थे? सर, अब इतना तो मुझे कंफर्म याद नहीं है सर। तो आपने कब लिया था एडमिशन, 11 में लिया था या 12 में लिया था? नहीं सर, लिया मैं सर 11 में था सर। चेक कर लीजिएगा। और हमने जो है वीडियो में लगाया भी है पिक, उसमें भी आप डेट पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 29 जुलाई 2011। अच्छा उसका अच्छा। जो है पूरा पीडीएफ आप चले जाइएगा एनसीटी की वेबसाइट पर, जी वहाँ सर। पर मिल जाएगा। हमने ग्रुप में कई बार शेयर किया, फिर से शेयर कर देंगे। तो पहला तो आपके सामने ये कंफर्म करना कि अगर आप 29 जुलाई 2011 के पहले वाले हैं जी सर। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा 50% से कम चलेगा। लेकिन अगर आप 29 जुलाई 2011 के बाद एडमिशन लिए हैं बीएड में जी तो आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक में 50% कम से कम होना अनिवार्य है। तो आप ग्रेजुएशन में तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे जी सर। और ग्रेजुएशन दोबारा करने नहीं जाएंगे, 3 साल लगेगा। अच्छा सर। हाँ पोस्ट सर, ग्रेजुएशन बिल्कुल। आप करते हैं तो आपके पास एडवांस डिग्री भी हो जाएगी, हायर डिग्री, हाँ सर। और वहाँ आप कोशिश करेंगे 50% से ऊपर लाने का। तो जी सर। आपका जो है यहाँ पर भी काम आ जाएगा, क्योंकि नई भर्तियाँ जो भी आएंगी उसमें ये शर्त रहेगा ही रहेगा। तो आपने जब सुपर टेट भरा था तो वहाँ पर भी कुछ शर्त रहे होंगे, जी ठीक सर। है। तो आगे अगर आप चाहते हैं किसी भर्ती में शामिल होना हाँ सर। तो अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए। अभी आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए। 29 जुलाई 2011 के पहले वाले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने कहा कि 2018 में आप टेट पास किए हैं और 69,000 भर्ती में आवेदन किए थे बट सिलेक्शन नहीं हुआ है ना? जी हाँ जी सर। हम्म। तो अभी 69,000 भर्ती का जो मैटर है वो कोर्ट कचहरी में तरह तरह के विवाद चल ही रहे हैं। जी सर। और जैसे 2011 में भर्ती आई थी 72,825, उसमें विवाद हुए और सालों तक कोर्ट कचहरी चला, और अंतिम में कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के कारण सभी लोगों के लिए रास्ता खुला। जी सर। जल्द ही जो है पुराने वाले सारे लोग नौकरी पाएंगे। ऐसे ही 69,000 में भी तरह तरह के विवाद हैं, उसी तरह के लगभग हैं, मिलते जुलते थोड़े। तो इसमें भी जो लोग आवेदक हैं, उम्मीद है कि 2011 से 2018 तक जितने पुराने पद खाली हैं गवर्नमेंट सब भरने जा रही है। जी सर। 11 से 18 तक विवादों को देखते हुए जितने भी लोग टेट पास हैं उस समय के सबको नियुक्ति देंगे, ठीक यस। है। तो जो हम बता रहे हैं इसमें करना तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को करना है। जब वो करेगी तो आप हाँ भी सर। पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, आप भी मौके का फ़ायदा उठा लीजिएगा। तो सर लेकिन आपके हाथ में क्या है, वो ये है कि भविष्य में जो कुछ आ रहा है उधर भी प्रयास करते रहिए, ठीक है। सर बताएं हम्म। सर, प्रॉब्लम सर ये है कि वो जैसे मान लो अगर मेरा अगर 45 था मेरा, तो फिर 69 वाले में अप्लाई नहीं कर पाता। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है क्या? अब उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए, 69,000 का हमने नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ा था, ठीक है।
और अप्लाई करते वक्त वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, आप सही जानकारी दिए या अपनी जानकारी दिए और उसके अनुसार गलत है वो जानकारी, फॉर्म भरने से कोई नहीं रोकता है, फॉर्म भर दिए होंगे आप, ठीक है। लेकिन अभी जो भी भर्तियां हो रही हैं उसमें 50% मांगा जा रहा है, तो आपके अंदर एक कमी है कि अभी आपका 50% वाला मुद्दा है, तो क्यों उस कमी को रख रहे हैं? उस कमी को ही दूर कर लीजिए ना, एडमिशन ले लीजिए। इस समय एडमिशन चल रहे हैं, इग्नू से कर लीजिए, राज टंडन से कर लीजिए, कहीं से प्राइवेट कर लीजिए, जैसे भी कितना खर्चा आएगा। पीजी करने में हमें लगता है बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। सर पोस्ट वो तो, हाँ बहुत वो तो सर, बैठे बैठे 2 साल कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर्म डाल दीजिए, साइड में वो चलता रहेगा, बाकी जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। क्या करना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, एग्जाम का डेट जब आता है उस समय रट्टा मार करके लिखित तो देना रहता है। अगर इग्नू से राजचंदन से कर रहे हैं तो समय समय पर कहेंगे असाइनमेंट तैयार करके दीजिए, आपको घर पर सब कुछ भेज देंगे क्या असाइनमेंट तैयार करना है, इंटरनेट है, किताबें हैं, बस देख करके छाप डालना होता है, कुछ हाँ अलग सर से वो करना करते हैं। नहीं होता है। तो कौन सा बहुत कठिन है? पहले कठिन होता था पढ़ाई करना, डिग्री लेना, अभी तो घर बैठे डिग्रियां मिल रही हैं, बस आपको एडमिशन ले लेना है ऑनलाइन, वो आपको सारा मटेरियल घर भेज देंगे, कब कब क्या करना है वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, बस उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते रहिए। एग्जाम टाइम आएगा, एग्जाम में रट्टा मार करके खूब बढ़िया बढ़िया लिख करके कॉपी भर करके आ जाइए, गए गुजरे में 55-60%, 70% तक मिल ही जाते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। बस राजचंदन या कहीं से जिससे भी कर रहे हैं 60-70-80% तक लोगों को मिल रहे हैं, डिग्री आ गई हाथ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने जो आपकी कंडीशन है उसमें ये है जो आपके हाथ में करने के लिए है, जो गवर्नमेंट को करना है उसमें तो आपका बस चलेगा नहीं, ये चलेगा कुछ? नहीं चलेगा सर। तो जो हम बता रहे हैं वो तो सब गवर्नमेंट को करना है, उसमें तो आपको करने के लिए कुछ है नहीं। तो जो आपकी स्थिति परिस्थिति है उसको देखते हुए पहला आपको ये करना है कि जितनी जल्दी हो सके एडमिशन ले करके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। राजस्टैंडन से ले लीजिएगा, वहाँ 70-80% तक मिल जाता है नंबर। ठीक इग्नू है। में थोड़ा मानक कड़े हैं, ठीक है। जी सर। और एक तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, दूसरा आगे जो भी भर्ती आ रही है आने वाली है, चाहे जी वो सर। प्राइमरी की हो या जूनियर की हो, भर्ती तो आएगी ही आएगी, जी सर। चाहे वो 10,000 आए, चाहे 5,000 आए, चाहे 1 लाख आए, जो भी आए, जी सर। आपको पद एक ही लेना है। जी तो सर। सुपर टेट की तैयारी लगातार करते रहिए, लगातार टेट सी टेट के एग्जाम्स भी देते रहिए, ताकि मूल्यांकन अपना करते रहिए कि हम कितना कर पा रहे हैं, ये आपके हाथ में है। बाकी आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो करते रहिए, जो हम बताते हैं उसमें करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू डेमो होना है। तो आप पढ़ाई करेंगे सुपर टेट की तो इंटरव्यू डेमो तो ऐसे ही आपका तैयार होता रहेगा। जी सर। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, दोनों जान लीजिए। जो हम बता रहे हैं उसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू डेमो की तैयारी रखनी है, और जो आपके हाथ में है वो आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं। अगर कोई काम धंधा कर रहे हैं तो और अच्छा काम धंधा ढूंढिए, कमाई करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जो आपको करना है वो सब सुपर टेट वगैरह तैयारी करते रहिए, बैठिए नहीं। सर हुआ था ऐसा कि 11 के बाद मैंने बीएड 12 में किया सर, जैसे कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो सरकार में उनकी मुलायम अखिलेश भैया की आ गई। तो वो तो बीएड वालों को बिल्कुल नकार दिए, साइड कर दिए, जी वो क्या सर। कि आप टेट नहीं दे सकते, आप प्राइमरी भर्ती हाँ भी सर। नहीं आ सकते, जी सब सर। बंद कर दिए थे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और अभी तो सर चुनाव आया तो मन से चिल्ला रहे थे कि हमने बीएड वालों के लिए रास्ता खोला, जबकि रास्ता वही बंद किए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर हुआ ऐसा सर, थोड़ा घर की स्थिति थोड़ा कमजोर थी सर, मजदूरी में करके मैं पढ़ पाया, यहाँ तक आ पाया। हम्म तो उसके बाद सर जी मैं 11-12 बीएड करने के बाद मैं थोड़ा बाहर चला गया। तो सर हम्म सोचा यहाँ पे कुछ बनीता है नहीं की, तो बाहर चले गए। इसके बाद मैं वहाँ से जब लौट के आया हम्म तो 18 में, 17 में आ गया, तो फिर शादी वादी सर घर वालों ने कर दी 1515 में। तो उसके बाद सर फिर मैं थोड़ा बिजनेस थोड़ा मैंने डाला। पहले मैं दूध के पहले मैंने काम चालू किया, 2-3 साल सर मैं दूध काम किया, पढ़ते भी रहे, बीएड करते रहे, तब भी दूध काम कर रहे थे। उसके बाद सर दूध काम मेरा बंद हो गया किसी कारण बस। फिर इसके बाद मैं थोड़ा और दिक्कतें आ गई। फिर इसके बाद सर मैं थोड़ी दुकान डाली गांव में, उसको मैं चलाता रहा, पढ़ता भी रहा। और फिर मैंने कोचिंग चालू कर दी पढ़ाना बच्चों को। फिर मैं स्कूल पकड़ लिया सर पढ़ाने के लिए। लेकिन उसमें सर टाइम निकल नहीं पा रहा था, तो उतना पैसे भी नहीं दे रहे स्कूल वाले, तो चल नहीं पा रहा खर्च पानी। तो उसके बाद सर फिर मैं गांव में था, इसी फिर 18 में फिर मैं तैयारी चालू मैंने कर दी। 18 में टेट किया और टेट क्वालिफाई करने के बाद फिर मेरा हो नहीं पाया। तो उसके बाद मैं अपने गांव छोड़ कर मैं पोखरान चला आया। पोखरान में से मैं रह रहा हूँ, पोखरान में फिर यहाँ मैंने दुकान डाली, यहाँ दुकान चला रहा हूँ। और अब जब से आपका मैंने आप मैं मुझे लगता है मैंने आपका ये चैनल कम से कम 4 महीने ज्वाइन किया हुआ है।
तो सर जब आपने ये बताया कि कोचिंग चालू कर दी है, तो मैंने सर कोचिंग चालू कर दी है। अभी सर आज की डेट से मेरा पूरा पूरा 1 महीना हुआ है कोचिंग चालू किए हुए। अच्छा, तो सर मेरे पास 30 बच्चे अवेलेबल हो गए हैं सर। तो कोचिंग कैसे चला रहे हैं? ऑनलाइन चला रहे हैं या वहाँ पर अपने जहाँ पर हैं उस जगह पर? नहीं सर, जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, यहीं पे चला रहा हूँ ऑफलाइन सर। अच्छा अच्छा, पुखराया में। जी सर, जी सर। पुखराया ये कानपुर में है ना? जी सर, कानपुर देहात पड़ता है, अकबरपुर है सर। कानपुर देहात। तो आप वहाँ पर अभी क्या क्या कर रहे हैं? कोचिंग चला रहे हैं और? जी सर, अभी कोचिंग सर, दुकान है घर पे सर, दुकान बाकी घर में से चलाती है। तो मैं शाम को सुबह लगभग 3 बजे जाता हूँ और 6 बजे लौटता हूँ। गांव में एक मित्र है, वो भी बीएचसी किए हुए है, तो उसको साथ में ले लिया है। हम्म। तो सर अभी सर चालू एक पूरा 1 महीना हुआ है, 30 बच्चे लगभग 32 तो हो गए एक हैं। महीने में 30-32 बच्चे, फीस चाहे आपने जो भी रखा होगा, फीस सर आपका जेन्युइन ऐसा है था सर तभी कि बच्चे आ रहे हैं। सर ऐसा था सर कि मैं इसी समाज का हूँ और मेरे सब पूरा ये इतना गांव पूरा ऐसी है, तो मैंने हम्म सिर्फ 200 रुपये नॉर्मल फीस रखी हुई है। तो ताकि वही हमने कहा ना कि आपने जो भी फीस रखा है उस फीस हाँ के कारण बच्चे आपको मिल रहे हैं। जी सर। तो उस फीस में आप अपना मेहनत कीजिए, अच्छे से अच्छे मतलब उनको टाइम दे करके अच्छे से पढ़ाइए। जी सर। आपके जो मित्र हैं दोनों लोग मिल करके बैलेंस बनाइए। जी सर। आज 30-32 बच्चे हैं, अभी नया सेशन शुरू हुआ, अप्रैल है। जी सर। बच्चे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जी साथ ही अपना जो भी आप पढ़ा रहे हैं, क्या या तो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे या साइंस जी, के? साइंस साइंस के साइंस मैं सर, मैं तो फिजिक्स का साइंस पढ़ाता हूँ सर। मैथ और फिजिक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं। जी सर। जी तो साथ ही आप जो है अपने वीडियोज भी बनाने लगिए। आप जैसे पूरा दिन दे रहे हैं, उसमें मात्र आधा घंटा 1 घंटा निकालिए। 300-400 रुपए का एक खरीद लीजिए ट्राइपॉड, जिसमें मोबाइल लगा कर खड़ा कर देते हैं स्टैंड में, जी सर। ठीक है। सामने जब बच्चे नहीं रहते हैं, रात के टाइम सोने से पहले या सुबह भोर में जग करके, उसी कोचिंग में बोर्ड है ही, सब कुछ है ही, हाँ सर, वो सब कुछ है। जो आप टॉपिक आपने तैयार किया है, ठीक है, जी कोई एक टॉपिक उठाइए, छोटा सा टॉपिक उठाइए, बड़ा टॉपिक नहीं। मतलब आपको रबड़ की तरह खींचने आना चाहिए, यानी एक टॉपिक को जितना डिटेल में समझा सकते हैं, जी सर। ठीक है। कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे आप मान लीजिए उठाते हैं प्रकाश संश्लेषण, जी तो अब ये नहीं प्रकाश संश्लेषण के बारे में 2 मिनट में समझा करके बस कहानी खत्म। 2 मिनट में तो नहीं। आप उसके बारे में बोले, उससे क्या होगा? आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, अगर आपको एक टॉपिक दे दिया गया प्रकाश संश्लेषण और कह दिया जाए बोलना है, तो आप तब तक बोलते रहिए जब तक कोई आपसे परेशान होकर ये ना कहते भैया आप बस कीजिए। आपके अंदर मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए। जी सर, जितना उसका पॉइंट पूरा खींच के हाँ, निकाल दीजिए। आप उसको इतना डिटेल कीजिए, इतना डिटेल कीजिए कि उसमें कुछ छूटे ही ना, कुछ बचे ही ना। मतलब आपको उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो एक टॉपिक उठाया आपने प्रकाश संश्लेषण, उस पर आपने वीडियो बनाया 10 मिनट 15 मिनट का, और बस वही वीडियो बना बना करके आप पर डे यूट्यूब पर डालना शुरू कीजिए। और देखिए आपके पास 6 महीने 1 साल के अंदर इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे लाखों में। आप जो अभी कोचिंग से जितना नहीं पा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप यूट्यूब से भी पाने लगेंगे। आपको फिर कहीं इधर-उधर नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपके पास बच्चे बढ़ते चले जाएंगे यूट्यूब पर। आज आपके साथ एक मित्र हैं, हो सकता है कल आपको लगे कि नहीं और भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, कुछ और लोगों को साथ लेना पड़ेगा। ठीक जी है? सर। तो आप जो तो कर सर रहे हैं उसी में बस आधा घंटा 1 घंटा निकालना है। अगर आप शुरुआत करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो भी डालते हैं, शुरू में टाइम लगता है बनाने में, सीखने में, नया-नया रहने में पता नहीं रहता है। तो आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पढ़ाने से क्या होता है कि आपको पढ़ने के लिए जो टाइम नहीं मिल रहा है, जी पढ़ाने सर। के लिए आप तैयार कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने के लिए, वही आपका रिवीजन हो रहा है, वही टॉपिक तैयार हो रहा है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो आप कहीं पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, उसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, उसी पर वीडियो बना रहे हैं, आपकी तैयारी भी हो रही है। आप एक दिन पाएँगे कि हमारा जो अपना सब्जेक्ट है, वो सब तैयार हो चुका है, अब हमें उसमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो है कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिएगा। हो सकता है कल आपको जो है अभी आप मैथ, फिज़िक्स में हैं, कल लगे आपको केमिस्ट्री पर भी, तो आप क्या करेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें भी छोटे-छोटे टॉपिक पढ़ कर ही लोग वीडियो बनाते हैं। ऐसा जी नहीं कि सर। कोई जो आप देख रहे हैं कि जिनके वीडियोज़ आते हैं, जो 1-1 घंटा पढ़ा रहे हैं, जी जी सर। ऐसा नहीं है कि वो पूरा उनको पता ही है। वो भी पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं। चाहे कोई कोचिंग हो, आईएएस, पीसीएस का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आपके कानपुर में हो, कहीं भी हो, कोई भी अच्छा टीचर है, पढ़ाने से पहले वो पढ़ता ज़रूर है, जी सर। ताकि रिवीजन हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए। पता हमने पता तो है, लेकिन जब पढ़ाना शुरू करते हैं, कभी-कभी डाउट क्रिएट हो जाता है, क्या था? हुँ? होता है ना जी जी ऐसा?
लेकिन अगर बिल्कुल आपने कल ही पढ़ा है और आज फिर पढ़ा रहे हैं तो पता रहेगा नहीं, अभी कल ही तो हमने देखा है, हाँ हम सही हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो पढ़िए, पढ़ाइए, पढ़िए, पढ़ाइए और वीडियो बनाइए और डालिए यूट्यूब पर, और बाकी जो आप कर रहे हैं वो सब करते रहिए। तैयारी भी चलती रहेगी आपकी सब कुछ, और अपने आप पढ़ा रहे हैं तो डेमो तो हो ही गया, सब्जेक्ट तैयार है, इंटरव्यू के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी अच्छा खासा, अभी आप कोचिंग शुरू किए 1-1.5 महीना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं फ़ोन करते हैं, सर बहुत परेशान है, ये है वो है। भाई परेशान तो रहोगे ही ना जब आप कुछ करोगे नहीं तो। जी सर जी। तो बहुत सारे लोग हैं खाली बैठ करके कि हमको बस भाई हमने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सरकार जब निकालेगी, जब रखेगी तब करेगी ना। ना बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर सरकार की तो बात है सर, इतनी सर बेरोजगारी है सर, किसको किसको जॉब देगी वो? कुछ अपना भी करना चाहिए इंसान को। हम भी बीएड मतलब बहुत दिन से करे बैठे हैं सर। मैं सर बाहर चला गया सर, मैं इंटर तक पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था, लेकिन मुझे ऐसी समस्याएं हो गई कि घर से छोड़ना पड़ा मुझे सर। तो आप अगर इंटर तक मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे यूट्यूब पर भी और ऐसे भी, आप एक दिन इतने फेमस हो जाएंगे, आप महीने में कितना छाप रहे होंगे नोट, कहा नहीं जाता, नोट छाप रहे होंगे, गिन नहीं रहे होंगे। शब्दों को समझिए, समझ रहे होंगे नोट छापने का मतलब। जी 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 सर, जी सर। अपने आसपास आप देखे होंगे बड़े बड़े कोचिंग में बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, उनके बैनर पोस्टर लगे रहते होंगे फोटो के साथ। तो वो लोग नोट जो छापते हैं वही कंडीशन आपकी। क्यों? क्योंकि मैथ्स की डिमांड इतनी है मार्केट में, आप छा जाएंगे अगर अच्छा पढ़ाएंगे। दिन प्रतिदिन पढ़ाते पढ़ाते आप अच्छा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सेम वही चीज बार बार रिपीट होगा ना। जैसे जैसे आप आते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। वो हुआ तो सर ऐसा कि 11 के बाद मुझे बीएड वालों को बाहर कर दिया, मेरा मन यहाँ से हट गया, शिक्षा थोड़ा मैं दूर चला गया था। भाई आपको एक चीज बता दें, आपका तो बीएड जब बाहर हुआ तब मन हट गया। हाँ। हम जिस दिन पहले दिन जब बीएड में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज गए, उस कॉलेज में 100 बच्चे थे, 100 में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला हमें जो हमसे ये कहे कि नहीं तुम बीएड कर रहे हो, कल पूछो। जो मेरा देखता था, अरे तुम्हारे तो एकेडमिक कम है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तुम तो बीएड फालतू कर रहे हो, एकेडमिक से होती है भर्ती, तुम्हारा तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब हर कोई हमें आए दिन यही बोलता रहता था। सर हम तो अभी हमसे लोग बोलते हैं कि तुम बेकार चक्कर पड़े हो, ये है वो है, तो हम बहुत कुछ कहा है। और सर ये भी कहते हैं कि सरकार तो बन गई, हमने सर देखो ऐसा कि सरकार बन गई है, अब तो एससी वालों को नौकरी मिलेगी नहीं। हमने तुम यार पता नहीं कैसी बातें करते हो बिना मतलब नॉलेज की नौकरी मिलती है, एससी बरादरी में क्या चलता है। बिल्कुल। अच्छा आपको एक चीज और बता दें, उसी कॉलेज में उन्हीं सारे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी हम खुद पढ़ाएं। हमारी जो मैडम जी थी, जी सर, एक दिन हमने उनको कहा मैडम जी आप बैठिए हम पढ़ाते हैं। कंप्यूटर वाला हम खुद जा करके इस जो है बोर्ड पर हम खुद पढ़ाए। फिर जा करके हमने एक दिन डायरेक्टर से बात किया, एचओडी से बात किया कि हम लोग के सिलेबस में कंप्यूटर है, और हम लोग को कंप्यूटर, बहुत सारे क्लास में ऐसे लोग हैं जो आज तक कंप्यूटर छुए नहीं हैं, देखे तो हैं पर छुए नहीं, जो हमारे सिलेबस में है हमको पढ़ाया जा रहा है। तो फिर उन्होंने हम लोग के बाद जब वहाँ गई तो एमसीए का लैब था, 1 हफ्ते के लिए वो लैब हम लोग को अवेलेबल कराया, और उस लैब में टीचर भी अवेलेबल कराया गया, हम लोग को पढ़ाए। उस लैब में जा करके प्रोजेक्टर पर भी हमने पढ़ाया। जो लोग हमसे कह रहे थे फालतू बीएड कर रहे हो, ये है वो है, सब बेकार है तुम्हारे लिए, वही उन लोगों को हमने पढ़ाया। और आज भी देखिए हम तो केवी में पढ़ा चुके हैं, नवोदय में पढ़ा चुके हैं, हमारे साथ के बहुत सारे लोग नौकरी भी कर रहे हैं, और हमारे साथ के बहुत सारे लोग नौकरी अभी तक नहीं पाए हैं। तो कुल मिलाकर निराश किसी स्टेज पर नहीं होना चाहिए। आप हर जगह ढूंढिए, निराशा में भी आशा कहीं ना कहीं मिलेगी। नेगेटिव पूरी तरह कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो आप पॉजिटिव देखिए, नेगेटिव को साइड में कीजिए। कौन क्या कह रहा है, क्या पीछे का चीज तो बदल नहीं सकते कि बदल सकते हैं ग्रेजुएशन का परसेंटेज वगैरह, नहीं बदल सकते। अब आगे क्या कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है? तो अब पीछे बिल्कुल नहीं देखना है। और रही बात जो लोग कहते हैं कि ये सरकार ऐसी है वो सरकार वैसी है, आप बताइए 69,000 में क्या आपको क्या लगा किस कैटेगरी को जो है पीछे छोड़ दिया गया, किसको नौकरी नहीं दी गई है? सर हमने मतलब ऐसा सारा देखो, हमें सर कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं, जो न्यूज देखते हैं उसमें यही कहा गया कि भाई एससी और ओबीसी को आरक्षण दोगे तो घोषणा किया गया। हमने चलो अच्छा, हमने ग्रुप में 69,000 पूरी लिस्ट डाली थी, अभी भी होगा कहीं पड़ा हुआ, टेलीग्राम वाले में भी होगा, व्हाट्सएप पर हमने शेयर की, तो पूरी लिस्ट सिलेक्टेड लोगों की, वो लिस्ट उठा कर देख लीजिए। अभी हमने एक दिन एक लड़की को कॉल किया था, उससे बातचीत की है कि 4 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, वो रिकॉर्डिंग 2-3 दिन पहले हम डाले हैं, आप वो सुन लीजिए। और वो एससी कैटेगरी की है, हमारे घर से कुछ दूरी पर उसका घर है, और वो एससी कैटेगरी की है, लखीमपुर में सिलेक्टेड है, वो एससी कैटेगरी की है वो।
नहीं, मैं सो तो मेरा मित्र हुआ है, मेरा मित्र अभी घाटमपुर का है, थर्ड तीसरी काउंसलिंग में उसको यही मिला है गांव बगल में। तो आप उनके भी जानकारी में है कि आपके कैटेगरी के लोगों को नौकरी मिली है। हम खुद जी उदाहरण मिली दे है, रहे हैं। अच्छा, मिली मिली। एक और उदाहरण देते हैं एससी का ही। एक भाई साहब हैं 2011 के ही हैं। 69 भर्ती के समय वो एकदम कॉन्फिडेंट थे, वो भी कोचिंग पढ़ाते थे पहले, और पहले रेलवे में नौकरी कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं। तो जब 69 भर्ती आई तो एकदम कहे कि अब हम पुराना मैटर भूल जा रहे हैं, हम तो इसमें ले लेंगे। दिन रात लग करके पढ़े, खूब मेहनत किए। 69 भर्ती का जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम भी देकर आए, और एग्जाम देकर आने के बाद कहे मुझे तो नौकरी मिल गई, अब मैं 2011 वाला भूल जा रहा हूँ। वो एकदम 100% कॉन्फिडेंट है मेरा पेपर अच्छा हुआ है, अब मैं एससी कैटेगरी का हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम उनसे शुरू से कहते थे भाई कि 2011 वाले इसमें उम्मीद ना करें, कितना भी बढ़िया पेपर कर लेंगे, मेरिट में छट जाएंगे। लेकिन वो मेरी बात इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त कि नहीं हम तो ले ही लेंगे नौकरी। तो हम कहा ठीक भाई, आप एससी कैटेगरी के यहाँ प्रयास कर लीजिए। प्रयास हर किसी को करना चाहिए, जनरल वाला भी प्रयास करे, लेकिन हम उम्मीद नहीं करते 2011 वाले 69 में ले पाएंगे, क्योंकि उनके एकेडमिक कम है। वही हुआ, रिजल्ट आया, आज सारे लोग नियुक्ति पा चुके हैं, उनका कुछ गुणांक में कुछ नंबर से रह गया। तो अब क्या है, वो इतने कॉन्फिडेंट थे, नहीं हुआ तो आजकल वो नेगेटिव हो गए हैं थोड़े। तो अब जिसका नहीं हुआ है तो वो कारण पर नहीं जाएगा क्यों नहीं हुआ, वो बस कहेगा ये सरकार ऐसी है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। अब वो कारण पर नहीं जाएंगे। हम तो उनसे शुरू से कह रहे थे कि 2011 वाले चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, नहीं इसमें ले पाएगा। अब वो कारण पर उनको जाना होगा, समझना होगा। हम उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, इस कॉमन रूप से सबकी बात कर रहे हैं। तो जिसका हो जाता है, जिसका नहीं होता है, जिसको लड्डू मिलेगा खाने को तो वो तो भाई कहेगा हाँ बढ़िया था लड्डू, जिसको नहीं मिला कहेगा भाई सड़ा हुआ लड्डू था, बेकार था लड्डू, वो फालतू में खाया। तो जिसको नहीं मिला तो कहेगा कि हाँ खराब था, ये गलत है, वो गलत है। जो सिलेक्शन हुआ है, जो लोग नौकरी पाए हैं SC ST OBC या जनरल जो भी, उसमें से कोई कहता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है? नहीं, वो क्यों कहेगा सर, वो तो कभी नहीं कहेगा। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ है, वो गड़बड़ हुआ है, इसमें खास तौर पर आप सोशल मीडिया छान लीजिए, सबसे ज्यादा इसमें जो संख्या है वो यादव जी लोगों की है खास तौर पे। हाँ जी, हाँ जी। सारे संगठन में आप देखेंगे जो नेताजी बने पड़े हैं आजकल, ज्यादातर आपको यादव जी मिलेंगे। ये यादव जी लोग आए, मतलब ऐसा नहीं इनके साथ गलत हुआ, ये लोग जानबूझ कर लाए गए हैं, प्रोजेक्ट किए गए हैं। चुनाव से पहले का मैटर था, जानबूझ करके इस चीज को अफवाह फैलाने, सारी नेगेटिविटी फैलाने की बात कही गई है, और कुछ नहीं। अगर गलत है तो भाई इतना तुम आप धरना प्रदर्शन ये वो क्यों कर रहे हो? सारे लिस्ट सामने है, RTI लगा के मांग लो जो चीज नहीं है आपके पास, और कोर्ट में चैलेंज कर दो। इसमें कौन सा छुपा हुआ चीज है? नहीं सर, बताएं, ऐसा है, यहाँ मैं दुकान की हूँ सर, यहाँ पे मेरे सर, ये मेरा पूरा गांव एससी का है, और उधर इसके आगे सारे सब गांव यादव लोगों के हैं। तो जब भी वो यहाँ से पी खा के निकलते हैं तो गाली इतनी, मतलब बहुत ज्यादा बकते थे। तो हम वो उससे क्या कहते हैं आके, तुम लोगों ने कि भाजपा की छुपा दिया। तो हमने कहा देखो भैया, कि हमने कहा सीधी सी बात है कि हमें को मिला के, अगर वैसे हम बसपा के आदमी थे, लेकिन जब बसपा फील्ड में है नहीं है, खत्म हो चुकी है, मोटी बात एक तरीके से, तो सर हमें सपा से भाजपा लाख गुना अच्छी है, हमें कम, मेरी इज्जत बची है कुल मिला के। अच्छा एक मिनट, हम भाजपा को जिताएं, सपा को जिताएं, बसपा को जिताएं, उनका मन करे वो जिसको जिताएं, वो बोलने वाले कौन होते हैं? तो आप उनसे कहिए ना कि चलिए हमने चाहे जिसको जिताया, चाहे जो भी किया, आप क्यों हरा दिए अपने कैंडिडेट को, आप क्यों नहीं जिताया? नहीं उनका सर बहुत उपद्रव था यार, यहाँ बहुत ज्यादा, मतलब गाली बहुत बोलते सर समाज भाई। हमने कई बार पोस्ट लिखा है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने अगर कुछ दिया है यादवों को तो एक ही चीज दिया है, गुंडागर्दी, गुंडा का तमका दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना वजह का ये लोग गुंडे बने घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सारे हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें अपने आप को पता नहीं किस रौब में रहते हैं, इसके कारण से सारे यादव बदनाम हैं। नहीं सर, जो थोड़े बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे, वो इतना नहीं करते हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है वो ज्यादा करते हैं। तो वो तो कहा ही गया, अजल गगरी छलक जाए, जिनके पास नहीं होता है, भरी गगरी नहीं छलकती है, जो आधी गगरी होगी उसी का पानी ज्यादा छलकेगा। तो जिनके पास कुछ नहीं है या अचानक से आ गया है कहीं से, तो वही उछलेंगे ज्यादा। जिनके पास रहा है या है, वो शांति से अपना लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, यादव जी लोग को अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी तक उड़ रहे थे, उनको लग रहा था कि 5 ही साल तो हैं ये, इसके बाद तो आ जाएंगे। अब तो 5 साल तो अब नहीं आने वाले हैं। अभी चूंकि हाल ही में ये घटना हुई है, चुनाव हारे हैं, तो अभी उनका जो है, जो जोश है वो धीरे धीरे अभी ठंडा होगा, हो रहा है ठंडा। बहुत सारे यादव समझ गए हैं। अब जो उछल कूद कर रहे थे फेसबुक पर
यहाँ वहाँ उल्टा सीधा लिख रहे थे, वो थोड़ा अब कम होते जा रहा है, धीरे धीरे हो जाएंगे ठंडे, छोड़िए इनको। चाहे हम ये नहीं कह रहे हैं यादव ही या कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कोई भी हो, कोई भी उल्टा सीधा इस तरह से किसी को दबा रहा है, किसी को बोल रहा है तो गलत कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए। जिसको मन जिस जैसे जहाँ वोट दे या जो भी करे, सबको स्वतंत्रता है। तो सर ऐसा हुआ था कि मैं बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ाई दूर था, मैं बता रहा हूँ 2 महीने पहले की बता रहा हूँ, 3 महीने पहले की, जब आपके चैनल से मैं जुड़ा नहीं था। तो सर मैं सर्दियों में अंडे की ठेली लगाता था, मैं बता दूं अपनी बात। चलिए कोई बात नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आपने तो सर मेहनत मैं करके कमाया। तो सर मैं अंडी ठेली लगाया था सड़क के किनारे। तो सर एक हमारी कास्ट के अभी इंटर कॉलेज में प्रोफेसर बन के आए हैं, तो बोले कि अब ऐसे वो अंडे खा रहे थे तो बातचीत होने लगी, तो बोले कि कौन कैसे हो, तो हमने कहा, ये बताया अपने बारे पूरा, आए तुम बीएड की अंडे लगाए हो यार, तुम तो यार। और हमने सर हमें तो बताओ भाई क्या करें बताइए, कि एक हम आपको चैनल बता रहे हैं टेट पास ऑल, और नंबर दिया उन्होंने आपका, मेरा सब कुछ मुझे दिया, और उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया कि कभी कोई दिक्कत हो, मैं इंटर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और अब मुझे सर, अब जब मैं ज्वाइनिंग लिया था तो मुझे बहुत यहाँ पे सताया गया था, बहुत यहाँ से ज्वाइनिंग मुझे नहीं दी गई, तमाम बातें बताई अपने बारे में, और आपका नंबर दिया, आपका चाहे सब सेव करके वही उन्होंने सेव किया कि अब तुम इसमें जुड़ जाओ और आपको इतना पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, और ये काम भी करते रहो, थोड़ा आप शिक्षा में जुड़ जाओ, शिक्षा छोड़ चुके हो, शिक्षा के लग जाओ, कोचिंग चालू कर दो, जो भी करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा दो, बिजनेस भी करते हो, मानते हैं कि तुम्हारे घर में थोड़ा स्थिति खराब है, बच्चे हैं, पालना है, सबको देखना, हमने सर को तो भैया सीधी सी बात है, पालना है, सब कुछ देखना है, तो क्या करेंगे। तो बोले, हमने कहा सर वैसे मजबूरी तुम ज्यादा कर नहीं सकते, हमें होती नहीं है, कभी की नहीं है, जब शुरू से तो करते रहे तो की नहीं है, तो बस बिजनेस करते रहे थोड़ा बहुत, कि नहीं तुम ये काम करते हो लेकिन थोड़ा शिक्षा पे लौट जाओ वापस, जहाँ तुम्हारा भला होगा, बाकी टीजीटी पीजी तैयारी कर लो और अच्छे से कर लो, और हम तुमको नोट्स वगैरह सब भिजवा देंगे, दे देंगे आके, कभी कोई दिक्कत हुआ करे सब्जेक्ट मुझसे पर्सनली पूछ लिया करो आके कॉलेज में आके। अच्छा, तो चलिए आपके संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिलेक्शन पा चुके हैं, देखिए वो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। जी। हम भी हर किसी को जो है यही मोटिवेट करते थे, भाई कितनी बुरी परिस्थिति है, ऐसा नहीं, आप जिंदा हैं ना, तो जिंदा हैं तो बस लगे रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी, ठीक है भाई, मान लेते हैं किसी की उम्र निकल गई, या कोई अब पढ़ नहीं पा रहा है, व्यस्त है, या जो भी है, कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी सब कुछ है। आप ठेला लगाए या जो भी किए, आप प्रयास करते रहे ना, तो जो भी प्रयास करेगा, हो सकता है एक काम में सफल ना हो पाए, असफल हो जाए, दूसरे में ऐसा नहीं कि असफल होता है, अनुभव लेता है वो। हाँ, वो जो चाह रहा था वो चीज नहीं हो पाता। आपने अंडे का ठेला लगाया या जो भी काम किया, अब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा तो आप उसको उससे संबंधित सलाह दे सकते हैं, जानकारी, क्यों? क्योंकि आपने किया है वो काम और आपके पास अनुभव है उस काम का। तो अनुभव हमेशा मिलता है हर जगह, ठोकर भी खाने को मिलता है तो अनुभव मिलता है, तो अनुभव बेकार कभी नहीं जाता है। तो कुल मिला करके कुछ भी नहीं कोई कर पा रहा है, तो हम तो कहते हैं भाई खुला हुआ है यूट्यूब, अगर आपके अंदर थोड़ी भी क्वालिटी है, आप कंटिन्यू लगे रहिए। सर आपने बताया, मैं उसका स्टैंड वगैरह सब जो ले आऊंगा जाके, मैं पूर्णतः एकदम की बहुत पैसा वैसा खर्च करने के चक्कर में मत पड़िएगा, मोबाइल है, कैमरा है, यही काफी है, नेट चल ही रहा है ना? हाँ नहीं सर, वो ले आऊंगा सर, मार्केट से थोड़ा जाना है, तो हमको सोचा था पैसे थोड़ा हो जाए व्यवस्था, तो उधर तो करके थोड़ा स्टैंड लगवा। मोबाइल को एक जगह टिकाने के लिए अब कोई व्यक्ति पकड़ के खड़ा हो या कहीं आप उसको बांधिए, टिकाइए, खड़ा कीजिए, वो उतना अच्छा नहीं होता है, जितना एक स्टैंड आप ले लेंगे उसी के लिए बना होता है, कहीं भी आप लगा सकते हैं, आगे पीछे हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं, 200-400 रुपए के अंदर आ जाता है। जी। बड़े आराम से एक ले आइए, आप कोचिंग जो चला रहे हैं, चाहे जितना बड़ा कमरा हो, बड़े आराम से आप उसको सेट कीजिए, कैमरा ऑन करके चेक कर लीजिए कैसे हमें कहाँ सेट करना है, और उसके बाद ऑन करके वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसको फिर क्या क्या करना है सब यूट्यूब पे लोग सिखा रहे हैं, जाइए यूट्यूब पर सारा चीज़ सीख लीजिए, कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं और क्या क्या होता है, सब कुछ सिखा रहे हैं, बस उनसे सीखिए। खाली टाइम में धीरे धीरे आप वीडियो डालना शुरू कीजिए, हफ्ते में 1-2 डालिए, फिर बढ़ाते जाइए, पर डे 1 डालना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। अगर आपके चैनल पर जितनी जल्दी 100-200 वीडियो हो जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग कंटिन्यू जुड़ते जाएंगे। जैसे हमारा उदाहरण ले लीजिए, चैनल आप हमारा देख रहे हैं, पर डे कुछ न कुछ लोग बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एक टाइम था हम भी
ऐसे ही बस थे, फेसबुक पर हम भी पढ़ते थे, लोगों से वहीं पर जो भी लिखना होता था कहना कहते थे, व्हाट्सएप पे होता था। फिर एक बार हमें मन में आया, आ गए हम यूट्यूब पर। तो क्या हुआ, लोग जुड़ रहे हैं ना धीरे धीरे। जी जी जी। हम भाई हमारे पास बहुत कुछ नहीं है उनको देने के लिए, हम तो फ़ोन पे बात ही करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, बस वही रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, लेकिन लोगों को उसमें कुछ तो मिल रहा है तभी तो वो जुड़ रहे हैं। जी जी सर, अब बिल्कुल सर, मैं सर जितने सर मेरे ग्रुप में थे सर, बीएड वाले जितने 11 से लेके थे, जितने मेरे पहचान में, सबको मैंने आप शेयर करते, मैं बिल्कुल सब करता रहता हूँ पर डे। तो कोई जरूरी नहीं कि हर किसी के लाभ का ही हो, बहुत जी सारे जी। लोग होंगे उनको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर, आया कंप्लेंट कह रहे थे कि क्या यार सब झूठ है, ये कुछ नहीं होने वाला। हमने यार देखो फिर उसका पिछला कार्य देखो, भाई साहब का पिछला कार्य देखो, जो जो कहा है पूरा 100% निकला नहीं निकला। टीटी टेट पूरा पूरा हो लाइफ गया, टाइम हो गया। लाइफ टाइम हो गया, हाँ लाइफ टाइम टेट पूरा लाइफ टाइम हो गया। और वो 45 वाला भी मुद्दा था, वो भी समझे कि वो 40 वाला, वो भी तो पहले वाला सॉल्व हो गया। हम्म। और हम लोगों को बीएड से हम लोग बाहर कर दिए गए थे, प्राइमरी से वो भी अंदर कर दिए गए। बस। तो जो समझना चाहेगा उसे सब समझ में आएगा, जिसके अंदर बैठ गया कि ये सरकार ऐसी है, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिविटी बैठ गई, उसको आप कितना भी बढ़िया बात बताते रहिए, दिखाते रहिए सामने, लेकिन वो देखना ही नहीं चाहता है तो कैसे। तो कुल मिला उन लोगों को छोड़िए, जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरा चैनल तो बस उनके लिए। ऐसे ही आप भी जब वीडियो बनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे नेगेटिव बात करने वाले आएंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, उन पर नहीं ध्यान देना है। अगर 10 लोग आए, 10 में से एक बंदा भी हमें मिल गया जिसको मेरी जी बात समझ में आ रही है, बस हमें उसी की ज़रूरत है। बाकी 9 से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें फोकस कहाँ करना है, जो एक बंदा मेरी बात समझ रहा है, जिसको मेरी बात समझ में आ रही है। आप पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाना तब सफल है जब किसी एक भी बंदे को आपकी बात समझ में आ जा रही है। जी जी जी। बाकी 9 ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो भाई ठीक है, उनका लेवल अलग है, वो किसी और को फिर जा करके खोजें जहाँ उनको समझ में आ रहा हो। आपको तो बस उसी एक पर ध्यान देना है जिसे समझ में आ रही है। आज एक को आ रही है, कल 10 को आएगी, परसों 100 को आएगी, आते जाएंगे, ऐसे लोग मिलते जाएंगे। ठीक है। जब तो सर जब सर मैंने सर 11-12 में सर बीएड किया था, 13 में सर मेरे मित्र ने एक सिकंदरा में सर स्कूल खोला था 8 क्लास तक सर। हम्म। तो सर उसने कहा कि यार राजकुमार पढ़ाने के लिए आओगे, तो हमने कहा भैया बुलाओगे बिल्कुल आएंगे। तो हम्म। समझो सर मैं पढ़ाने जाता था, समझो 1,000 रुपये मुझे मिलते थे, और मैं कम से कम अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर से सवारी जाता था, और मतलब मेरा किराया नहीं निकलता था 1,000 रुपये में। ये सिकंदरा कहाँ, बुलंदशहर वाले रोड पर है क्या? नहीं सर, सिकंदरा सर जी कानपुर और सर औरैया रोड पे है सर जी। अच्छा, ये इधर वाला, एक उधर भी ऐसे ही कोई एक नाम है सिकंदरा करके, तो हमें लगा जी वो सर। वाला। अच्छा। नहीं सर जी, तो सर समझो सर 1,000 रुपये देते थे मेरे मित्र, और मैं सर उनसे कह नहीं पाया, लेकिन तब भी मैंने उनके लिए 2 साल सेवा की। हम्म। फिर सर वो मैंने उसने ये भी नहीं उनसे कहा कि यार मेरा किराया तक नहीं निकल रहा है यार, वहां से आता हूँ 10-5 रुपए के समोसे भी खा लेता हूँ तो बचता नहीं है कुछ भी। और हम्म। घर वाले कहते हैं तुम फ्री में घूमते रहते हो, हम्म। और ये कर लिया वो कर लिया, तुम्हें मतलब कोई मतलब नहीं है घर में, दिक्कतें हैं ये दुनिया की, पढ़ हम्म। लिया सुबह निकल जाते हो। और हम सर हम्म। लगे थे इसलिए कि थोड़ा हमारी शिक्षा थोड़ा और मजबूत हो जाए। हम्म। और लेकिन घर वाले सब मतलब बहुत कहते रहते थे, हमको कहते थे माता जी पिताजी अब जाते हैं, थोड़ा अपना समय कट रहा है, हम्म। नॉलेज बढ़ेगी, तो हो हम्म। सकता है कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो घबराओ मत। तो हो जाएगा, हो वो जाएगा। देखिए, आपने उस वक्त, आपको पैसा जरूर नहीं मिला, लेकिन अनुभव मिला है आपको, जी जी और सर। कुछ न कुछ वहाँ आपने सीखा ही है, जी जी जी। आपके अंदर बदलाव आए होंगे। तो पैसा वहाँ नहीं मिला, छोड़िए। अब जो है, आप जो कर रहे हैं यहाँ लगे रहिए, और जल्दी ही अपना चैनल शुरू कीजिए। जी जी सर। तो सर ऐसा नहीं सर, मैं हाई स्कूल में था तो मैंने मतलब बहुत सर मैंने परिस्थितियाँ भट्टे पे काम किया, दुनिया के इंटर में की करते रहे, वह काम करते रहे, पढ़ाई की जैसे मतलब घर में भी नहीं थी पढ़ाने की, तब भी मैं अपना करके पिताजी के साथ दिया, थोड़ा हमने की करके यहाँ तक देखिए, पहुँचे। चाहे वो हीरा हो या सोना हो, उसकी वैल्यू जब वो पाया जाता है, जहाँ से भी लाया जाता है, उस वक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसको जब निखारा जाता है, उससे कुछ बनाया जाता है, तब उसकी वैल्यू होती है। और बस ना। निखारने हाँ सर। बनाने में, उस प्रोसेस में, न जाने कितनी बार उसे रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, क्या क्या किया जाता है। जी कि जी जब सर। जीवन में ठोकर मिले तो समझ जाइए कि आपके अंदर निखार आ रहा है। अब आप चाहे जितने अनुभव लिए हैं, आपने जो जो काम किया है, उन सभी कामों से जो आपने अनुभव लिया है, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इतने ऊपर जाएंगे ना कि फिर कोई बराबरी भी नहीं कर पाएगा। आप बस लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा सब कुछ।
तो सर अपने पिताजी तरीके से से। सर पिताजी से पूरे सोसाइटी वाले कहते थे क्या तुमने मजदूरी करके बच्चे को इतना पढ़ाया और हम्म बताओ वो कुछ नहीं कर पाया, ये है क्या पढ़ाने से फायदा है बताओ। हम्म तभी सर हमारे उधर के एरिया बच्चे कहीं पर देखो तमाम बीएड करे चप्पल कर रहे हैं, क्या करें हम्म। पढ़ के, क्या करें पढ़ के। तो सर बड़ी बेइज्जती ये जो करते हैं सर। ये जो लोग बोलने वाले हैं, अगर आपको कल जरूरत हो जाए, 5,000 रुपये चाहिए, मांगेंगे, देंगे? नहीं नहीं वो तो देंगे क्यों, ये तो हम्म, कोई सोच, ये नहीं कोई सोचता है। तो वो आपके कौन है क्या है उनको छोड़िए, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आपने एक गाना सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल कहना सही है सही तो है। उन लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अरे सर ये पिताजी थोड़ा चाहे शिक्षित नहीं तो उनको भड़का भड़का के इतना कर दिया कि वो कहने लगे तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं, ये कुछ कर नहीं पाया और तुमने सब पैसा पूंजी बर्बाद कर डाली इसमें लगा दी। हम्म आज कुछ कर लेते तो आगे कुछ कम से काम आती, बताओ बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया और हम्म ये तो कुछ कमा के तुम्हें नहीं दे पा रहा है, ये वो दुनिया की बातें। तो वो भी हमसे बहुत एंटी हो गए पिताजी कि हम्म तुम्हारी बहुत कुछ किया तुमने, हमें कुछ नहीं किया। तो हमने पिताजी बताओ हम क्या करें, भाई हम्म प्रयास पूरा करते रहे, लगे अभी भी लगे रहे। अब आप बताओ हम क्या करें। अब आपने तो शादी भी हो गई, अब बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, अब हम्म आपको भी देखना है, कैसे इतना हो पाएगा बताओ, हम हम्म। तक कितना क्या कर सकते हैं भाई। चलिए, तो जो भी है, अब थोड़े दिनों की बात है, आप लगे हुए हैं, और थोड़े समय में आप इतने सफल हो जाएंगे कि किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा, लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तो सर बड़ी हार्दिक इच्छा थी आपसे बहुत दिनों से बात, तो आपका एक वीडियो सुबह देखो मोबाइल देखते हैं तो लगता है कि आज नई वीडियो आया, तो सारा दिन ऐसी मजा नहीं आता है, सुन लेते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। नहीं, जी सर बिल्कुल सर। भाई हमारी भी अपनी लाइफ है, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, कोशिश होता है कि डालें डेली। सर हमने बहुत मैसेज भी लिख के भेजी कि यार सर ये कम से कम एक बार मेरी दिल की बात तो सुना, हमें सुन लो, कम से कम बहुत बार लिख के मैंने डाला आपके पास, लेकिन कोई हम्म। जवाब नहीं मिला। और लेकिन मैं जब भी सुबह उठता हूँ मेरी घरवाली मेरी मतलब मिसेज भी बोलती है आज वीडियो नहीं आया सर जी का तुम्हारे, और तुम हमने क्या आज ही नहीं है, पता नहीं कुछ बात हो, जो भी बात हो को ना बना पाए हों। तो हम्म तो जब वो भी बराबर सुनती कंटिन्यू बगल बैठ के, हम्म। तो दोनों लोग सुनते हैं तो अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल। तो पूछती है कि क्या होगा, पिछली बार सर ने कहा नहीं 11 18 तक वालों को होगा, फिर एक दिन आपने कही कि 45% वालों का जुलाई के बाद का नहीं हो पाएगा, तो उसका मन हो गया कि तुमने कब किया था पता लगाओ, हमने कब देखो पता लगाएंगे, और तुमने हम्म। पीजी भी नहीं किया और बताओ वो नहीं हो पाएगा कुछ भी तो क्या करोगे, ये उसने बहुत बातें। अच्छा अच्छा। नहीं, तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, अभी कोई नई भर्ती आई भी नहीं है, और अब जब आएगी तो देखिएगा क्या है। लेकिन इस समय एडमिशन चल रहा है, देख लीजिए, या होने वाला होगा, फॉर्म आएंगे राज टंडन से या इग्नू से, या आसपास जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी वगैरह में, प्राइवेट जहाँ भी आप करना चाहें, जी जी सर। कहीं ना कहीं से आप पीजी कर लीजिए। क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। जी जी ग्रेजुएशन सर। ग्रेजुएशन क्या रहा है, बीए या सर बीएससी? बीएससी सर बीएससी। तो अगर आप एमएससी करने जाएंगे तो रेगुलर करना होगा। जी सर। तो आप किसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो आपको अच्छा लगता है उसी से एमए कर डालिए, तो मास्टर अच्छा डिग्री तो हो गई। जी जी। बस इतना ही शर्त है, मास्टर डिग्री के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट से कीजिए, आपको फ्रीडम है, चाहे जिस सब्जेक्ट से कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसी में करना है। आप इतिहास, भूगोल, दर्शन, कोई विषय जो आपको अच्छा लगे, कोई एक विषय, हिंदी, कोई भी विषय जो लेना चाहें ले करके एमए डाल दीजिए और एमए की डिग्री ले लीजिए। नहीं सर जहाँ सर हमने बीएड किया तो उनने सर ने तो कहा था बुआ एमएड कर लो यहीं हमारे यहाँ से, हम्म। तो बोले थे हमने उस समय मतलब सब सर बता चुके हैं आपको, थोड़ा घर वाले परिस्थितियाँ गड़बड़ थी तो नहीं इतना एडजस्ट कर पाए, हम्म। कि जहाँ बाहर भी देखना था सब कुछ घर में देखना था तो नहीं चल पाया। तो आप अगर करना चाहें एमए तो एजुकेशन से भी कर सकते हैं, एमएड के इक्वल होता है। जी सर। एमएड में तो खर्चा ज़्यादा आएगा, अभी एमएड के चक्कर में ना पड़िए, ठीक नहीं है। सर अब तो सर कर ही नहीं पाएंगे सर, अब तो सर बहुत ज्यादा बाहर इस समय सर प्रॉब्लम है। अब सर हम्म वो अब सर वो थोड़ा काम वाम भी करते थे तो वो भी घर में सर दुकान वुकान थी सर वो, हम्म। तो वही चला रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उससे खर्चा पानी चल जाता है हम लोगों का। अच्छा अच्छा। अब तो सर इच्छा सर ये हो इतना सर रह गया है कि अब क्या बताएं सर जी, बस ये लगता है कि भले फीस सैलरी ना मिले कुछ भी 5,000 दे सर, एक बार सर मतलब कि स्कूल पढ़ाने का मौका तो मिल जाए कम से कम। ऐसा ही होता है। शुरू में हम भी जब बीएड करके आए थे, तो उन दिनों इलाहाबाद में रहते थे हम। जी तो सर। वो तैयारी में अपना जो भी था कर रहे थे, तो प्रयास करते रहते थे कि किसी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिले। तो अखबारों में पलटन देखा करते थे, कहाँ किस स्कूल का आ रहा है। कई स्कूलों में गए, कई बार रिजेक्ट कर दिए गए, किसी ने मौका ही नहीं दिया।
सब जगह कहते थे भाई आपके पास अनुभव नहीं है, तो एक दो बार हमने एक दो जगह जवाब भी दिया कि अनुभव होगा कैसे जब आप हमें चांस देंगे, हम पढ़ाएंगे तभी तो अनुभव होगा। जी 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 लेकिन उनको तो अनुभव वाला ही चाहिए था, तो लेते जी, नहीं बस थे। बस। लेकिन हाँ जो है फिर अचानक से मौका मिला, निकला था केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में निकल रहे थे, हर साल आते थे संविदा पर। जी तो सर। बस ऐसे ही उसमें प्रयास करते रहे और फिर मौका भी मिल गया एक बार, तो बस मौके का ही तलाश था। उसका मौका मिला, काम किए सिस्टम में, सिस्टम को जाने, सब कुछ समझे। आज जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल में लगा देते हैं आराम से 15-20 हज़ार रुपये तुरंत वहाँ पर वो ऑफर देते हैं 15-20 हज़ार का। जी सर, बिल्कुल सर। तो गए गुजरे में 15-20 हज़ार का ऑफर दे देते हैं। तो ये अनुभव से ही हुआ। तो ऐसे ही कोई जो है तुरंत नहीं मौका देता है, प्रयास करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, कभी न कभी मौका मिल ही जाता है सही समय आने पर। तो आप अपना कोचिंग चला रहे हैं, ये अच्छी बात है, अपना करना ज़्यादा बेहतर है किसी और का करने से। नहीं, वो तो सही है सर। आप इस पर भी फोकस कीजिए कि यूट्यूब पर भी आप कुछ नहीं, अगर आप चाहें तो जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को जी वही जी जी। रिकॉर्डिंग आप शुरू में डाल सकते हैं। चलो भाई कुछ नहीं करना, अलग से हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाना जी जब शुरू किए वही रिकॉर्डिंग करके उसी को डालना शुरू कर दिया। बच्चों को भी बता दिए कि बेटा जो नहीं आ पाता है जिस दिन, वहाँ पर ये लेक्चर पढ़ा है उस दिन का देख लेना। जी। नहीं सर, वो प्रयास मैं बना रहा हूँ सर। आपने इस दिन 2-3 मैं वीडियो बराबर देख रहा हूँ, आपका सुन रहा हूँ ऑडियो। तो उसमें सर बता रहे हैं आपकी, आप ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो भी आप करेंगे उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और कमियां भी नजर आएंगी। लोग लिख के देंगे क्या कमी कर रहे हैं, तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा तो थोड़ा। अलग से कुछ भी नहीं करना है, जो जो काम कर रहा है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो बस जी सर। जिस टाइम आप पढ़ा रहे हैं उसी टाइम कैमरा ऑन करके मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देना, ताकि कोई फ़ोन वोन ना आए, बंद ना हो वीडियो। बस पूरा रिकॉर्डिंग वही कर लेना है, आप पढ़ा रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग उसमें आ जाए, बच्चे सवाल कर रहे हैं वो भी आ जाए, सारी एक्टिविटीज आ गई, उसी को उठाए आप पूरा पूरा उठा के डाल दिए। 10 आधा घंटा का है या 1 घंटे का है, जो भी पूरा उठा के डाल दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप खुद ही बच्चे ही जोड़ते चले जाएंगे, शुरू में सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरू में आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर बाद में आपको जब समय मिले तो आधा घंटा 1 घंटे खुद अकेले पढ़ा करके रात रात में रिकॉर्ड कर लिए, फिर उसको डालना शुरू कर दीजिएगा। अभी आप पहले जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसी को रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। सर पहले सर मैंने सर कम से कम 1 साल, तो सर मैंने 1.5 साल फिर मैंने फ्री कोचिंग पढ़ाई। मैंने अपने समाज के लिए पढ़ाई, चलो भाई फ्री पढ़ लो, पैसे नहीं। लेकिन सर फ्री का ज्ञान कोई पकड़ना नहीं चाहता है। पकड़ना ये उन्हें, जाओ बकरी चरा के लाओ, कल पढ़ा लेना, फीस कौन सी लग रही है, जाओ काम करके लाओ, फीस नहीं लग रही है। तो मजबूरी तो मैं इतना रुपये रखना पड़ा, वरना फीस सर मैं लेना बड़ा संकुचित होती है सर हमारे साथ। ये जो आप सोच रख करके ये काम किए, ये काम हमने भी किया था, फ्री वाला। फ्री की आज कोई वैल्यू नहीं है, कोई सर वैल्यू नहीं है सर, क्योंकि समझता है लोग ये सोचते हैं। वास्तविकता यही है कि फ्री की कोई कदर होती ही नहीं है, भले ही कूड़ा हो, अगर वो चीज पैसे से मिल रही है ना उसकी वैल्यू होगी। जी जी सर, बिल्कुल सर। और कितना भी आप बढ़िया चीज, आज ही सोना फ्री कर दिया जाए उसकी कोई कदर नहीं रह जाएगी। नहीं नहीं नहीं, सही बात। तो फ्री की कोई कदर नहीं होती है। अभी एक बंदा कह देगा भैया हमें दहेज नहीं चाहिए, तो जितने भी लड़के वाले हैं सब भाग जाएंगे, कहेंगे जरूर कुछ गड़बड़ है तभी नहीं ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है, ये दुनिया उल्टी खोपड़ी की है। ठीक है, तो अब दुनिया का छोड़ दिया जाए, फ्री मत दीजिए, कुछ भी फ्री का कोई कदर नहीं होता है। फीस जो अपना रखे हैं उस फीस में पढ़ाइए, बल्कि फीस हमेशा थोड़े थोड़े समय बढ़ाते रहिए, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। जी जी सर, वो अभी सर बताओ सर, चुके हैं सर, समाज थोड़ा बहुत सब ऐसे ही है, तो 200 रुपये देना उसको मुश्किल पड़ जाता है। तो आप जब से पढ़ाना शुरू किए हैं, 1 साल जब हो जाए तो अभी जो फीस है अगले साल 50 रुपये बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, लेकिन बढ़ाइएगा जरूर। बिल्कुल नहीं सर, अभी हम सर ये प्रोग्राम सर कोई कॉलेज पकड़ने के लिए सोच रहे हैं कि चले जाएं, कोई इंटर कॉलेज मिल जाएगा। तो उसमें सर अभी देखो जाना है, वो लड़के जो कोचिंग पढ़ने आते बच्चे आते, बोले सर आप मेरे स्कूल चलिए, कॉलेज में आपको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ टीचर पढ़ाने आते वो पढ़ा ही नहीं पाते हैं, सवाल आते हैं उतार के चले जाते हैं। तो चाहे वो जो भी पेमेंट दे रहे हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, जो भी वहाँ पढ़ाएंगे तो आप ज्यादा फायदे में होंगे। स्कूल में पढ़ाने से वहाँ के भी बच्चे मिल जाते हैं और एक नाम भी हो जाता है कि हाँ ये मास्टर जी उस स्कूल वाले हैं। तो वही तो उन्हें बच्चों ने कहा कि आप हमारे कॉलेज में स्कूल में चलिए सर, आपको पक्का ले लेंगे, क्योंकि आप हम जानते हैं वो तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। आप चलो हम यहाँ पढ़ते हैं, हमें बहुत जमीन आसमान लग रहा है, तो आप चलिए, आपको पक्का ले लेंगे, आपको मना नहीं करेंगे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जब भी कोई टीचर उन्हें पढ़ाता है तो उन्हें अच्छा लगता है, और जब कोई टीचर नहीं पढ़ाता है तो तब बच्चे क्या करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे, यही करेंगे।
जो लोग कहते हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, सरकारी स्कूल के मास्टर लोग अक्सर यही कहते हैं। तो सर कभी कभी से मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते सर, ये बोलते हैं सर जी आप ये जानकारी लाए कहाँ से, आज तक इतने हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं मुझे कोई बताया ही नहीं गया। हमने कहा बताओ हम कहाँ से लाए, हम तो भाई जो किताब बुक सामने रखी वही तो है, हम एक्स्ट्रा तो कहीं से लाए नहीं है। लेकिन कि हमें आज तक बजी बार इसके बारे में बताया ही नहीं गया, आप नई चीजें बता देते हो। हमने बेटा नहीं, हम कहाँ से लाते हैं, हम कोई बाहर से नहीं लाते हैं, आपकी बुक में तो मुझे लिखा है, खोलिए देखिए। अब आपको टीचर ना बताए तो हम बताओ क्या करें उसके लिए करें। भाई क्लास 6 में आपने जो पढ़ा उसी को जोड़ते हुए क्लास 7 में थोड़ा आगे बढ़े, फिर 7 में जो पढ़ा 6 और 7 में, उसी में कुछ और नई चीज़ें जुड़ गई, क्लास 8 में आ गई। फिर 6, 7, 8 की सारी चीज़ें ले करके उसमें कुछ और नई चीज़ें जोड़ के 9th में, फिर आगे ऐसे ही जैसे जैसे ऊपर क्लास में बढ़ते हैं तो पीछे का तो रहता ही रहता है, आगे नई और चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, चाहे कोई विषय हो, गणित में खास तौर पर। सर हाई स्कूल के बच्चे आते हैं सर, उनको मैं सर बताता हूँ बेसिक जानकारियाँ, बहुत जो 6, 5 की 8 की थी तो कहते सर ये तो बात कहीं बताई नहीं गई, बताओ ये आज पता जानकारी हो गई, तो सवाल हवा लगने लगे। बच्चों को अभी आप पढ़ा रहे होंगे, अंक गणित में देखे होंगे उनको दशमलव भिन्न में समस्याएं होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, चर पदों में जोड़ने में बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे। उनको चर अचर समझ में नहीं आता होगा, आगे कैसे आपने 2 लिख दिया, ऊपर घात कैसे लग गया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुणा करना है तो कैसे करना है, जोड़ना है तो क्या करना है, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, चर अचर में कंफ्यूज रहते होंगे हमेशा। तो सर मालूम है सर, हाई स्कूल के बच्चों को सर मैं कक्षा 8 में शिफ्ट करके पढ़ा रहा हूँ कि आप 8 बैठिए कुछ दिन। हम भी मैथ पढ़ाए हैं, अभी तो फिलहाल नहीं चला रहे हैं मैथ की, कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाते थे, फिर बाद में स्कूल के भी बच्चों को हमने पढ़ाया, बहुत दिमाग खराब होता, मतलब गुस्सा आ जाता था। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। तुम्हें अब दशमलव नहीं आ रहा है, भिन्न नहीं आ रहा है, तो बताओ हम कैसे तुम्हें प्रतिशत का या अन्य कोई चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई कैसे पढ़ा दें। अब सर वही उनसे कहते कि तुम हाई स्कूल तुम कैसे आ गए, हमें समझ नहीं आता, हमारे समय के बाद में तो यार अब क्या बताएं हम स्टोरी अपनी हमने की। अब बताओ तुम हाई स्कूल में आ गए, तुम्हें कुछ नहीं आता कक्षा 5 चीजें। अब जब हम जाते थे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने तो बच्चों को नहीं आता था, हम उनसे फिर बोर्ड पर नाम लिखते थे, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, इस तरह से सारे चैप्टर के नाम के, अगर ये चैप्टर तुमने पढ़ा है अच्छे से तभी ये समझ में आएगा, अगर ये चैप्टर इसमें से कोई एक चैप्टर भी तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें ये जो हम पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आएगा। तो वो किन किन चैप्टर पर आधारित है वो चैप्टर के नाम हम साइड में लिख देते थे और उनको पहले से कह देते ये चैप्टर शुरू होने वाला है और इसमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, ये अपना क्लियर करो, जिनको नहीं आता है फिर अलग से आ जाओ, हम उनको अलग से फिर पढ़ाते थे। अरे तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में ये समय हम देख रहे हैं, जैसे पढ़ा रहा हूँ कि सर उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल। अगर हम x गुणा x स्क्वायर स्क्वायर होगा सर बोल दें नहीं 3 हो जाएगा, 4 कर देते हैं। बताओ हम कई बच्चे कैसे पढ़ के आज स्कूल तक तुम आ गए यहाँ तक, अब बताओ कैसे कहाँ शिक्षा मिली है, क्या करते रहे हो, बड़े अचंभे पढ़ते हैं। अब उनको आप कहेंगे बेटा देखो ये मेरे हाथ में क्या है, कहेगा पेन है, अब आप 2 पेन लेकर दिखाएंगे, पूछेंगे क्या है तो कहेगा 2 पेन है। पहले आपने पूछा तो कहा पेन है, दोबारा आपने पूछा 2 पेन दिखाकर तो कहा 2 पेन है। अब आप पूछेंगे जब पेन कहा उसके आगे कोई संख्या क्यों नहीं लगाया, तो उसका जवाब नहीं देगा, भाई वहां भी एक लगा हुआ है, हम बस बोल नहीं रहे हैं। जी जी जी, इस बात को उसे समझाना पड़ेगा कि जैसे हम पेन कह रहे हैं या एक बात एक ही है, लेकिन जब एक से ज्यादा हो गया तो हमें संख्या का नाम लेना पड़ता है। ऐसे ही जब कहीं कोई संख्या नहीं लिखी है तो वहाँ एक होता ही होता है। अगर हम नहीं उनका हमने लिया था, अभी हाई स्कूल बच्चे थे सर, उनसे पूछा हमने कहाँ पढ़ते रहे, ये स्कूल पढ़ते रहे, कौन पढ़ाता रहा, मैंने बताओ क्या बताओ हम 5 में पढ़ाए 6 में पढ़ाए आपको या हाई स्कूल तक पढ़ाए। अब बोले सर एग्जाम आ गई है वो तैयारी करवा दो, हमने कहा घोर पिला दें क्या। तो उनको समझाया कीजिए जहाँ कहीं कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखा, अगर आप गुणा कर रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब तो है ही नहीं। वो सर हम समझाते हैं, हमने पूछा तुमसे कि तुम अभी तक पढ़ते रहे हो तो तुम्हें क्या आया है, मतलब बताओ कैसे अब बचे हैं 10 दिन एग्जाम के, अब बताओ क्या करते हैं 10 दिन में। हाँ यही तो दिक्कत होती है, अब समय कम है, बच्चा आया है, अब उसको एग्जाम की तैयारी कराएं या उसका हम चलें बेस कंप्लीट कराएं, तो फिर मजबूरी पड़ती है कि भैया चलो इसको रट्टा मरवा दो कुछ चीजें ताकि एग्जाम में लिख सके। तो उससे हमने कहा कि तुम्हें पढ़ा दिया हमने आप लोगों को, लेकिन ऐसा है कि अब इसके बाद जब पेपर हो जाए तो हमसे आप पर्सनली पढ़ते रहना, बेसिक जानकारी कर लो आके। तो आप 2 बैच बना लीजिए ना, अगर आपका समय है तो एक तो सिलेबस को लेकर चलिए जी, और एक बेसिक के लिए। उनको ये मत बताइए कि बेसिक में हम क्लास 6 का पढ़ाएंगे या 7 का, उनको बुक मत बताइए। हाँ आप चैप्टर्स बना लीजिए कि इन बेसिक में इनको ये चैप्टर की प्रॉब्लम है, क्लास 6 में ये चैप्टर है, 7 में ये चैप्टर है,
वो चैप्टर हाँ बुक्स पढ़ा दी, उनको कहने मजा है कि हम तुम्हें 6 का पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैंने चालू कर दिया सर, ऐसे जो आप बता रहे हैं हम्म। वो बिना बुक के मैं बुक लेते ही नहीं वहाँ, तो मैं ऐसे कंटिन्यू पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल ऐसे तो बिना बुक अगर के। अगर आपने उनसे कह दिया कि हम ये देखो चैप्टर क्लास 6 का है, तो वो कहेंगे अरे हम तो पढ़ रहे हैं 10th में, सर जी हमको जी 6 जी का पढ़ा रहे हैं। सही उनके सही अंदर कह रहे नेगेटिविटी आ जाएगी। हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैं बुक नहीं लेता हूँ मैं, तो वो वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो बोले कि हम्म। बोले बच्चे बोलते हैं आप बुक नहीं लेके पढ़ाते हो, ऐसे ही पढ़ाते हो, तो हमने कहा आपको दिक्कत क्या है, सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड, आप हल करिएगा। हम्म। तो बुक उससे की आपको जरूरत भाई, ये तो अच्छी बात है ना, हमें सब तैयार है, तुम्हें अच्छे टीचर मिले हैं जिनको बिना बुक के ही पढ़ाने आता है। हम्म। तो हमने कहा बुक से क्या मतलब है, आप हमें सवाल लाइए, मैं बताता हूँ, हम बुक ले या ना ले, हम आपको सवाल बना के दे रहे हैं बोर्ड पे, आप लगाइए, हम्म। बस बुक से क्या मतलब है। अब अगर हाँ आपके बुक से कोई बाहर जा रहा हो तो बताइए। तो उनको नहीं पता है ना कि आपके पास अनुभव है इतने सालों का। अभी जब वो पढ़ने लगेंगे, पढ़ते पढ़ते आपके टैलेंट को, आपके नॉलेज को जानेंगे ना जैसे जैसे, तब उन्हें समझ में आएगा कि अरे वो वाले मास्टर जी तो बुक से ही सब पढ़ाते हैं, उनको कुछ आता वाता है नहीं, सब देख देख कर पढ़ाते हैं। अभी वो समझेंगे धीरे धीरे। तो बच्चे बुक लेके आते सर, ये बुक से पढ़ाई, हमेशा बुक, मैं बच्चे के, मैं बुक कोई भी राइटर नहीं लूंगा, हम अपने मन से पढ़ाता हूँ, बस बात एक बात है। मैथ में है क्या, मैथ में एक हाँ बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फार्मूला याद हो गया, फार्मूला का हाँ यूज करने आ गया, अब चाहे तुम एनसीईआरटी का सवाल ले आओ, चाहे आर एस अग्रवाल का ले आओ, चाहे कहीं कोई से ले बुक आओ। ले आओ, कोई बुक लाओ, फार्मूला तो वही रहेगा, तो प्रोसेस हमने वही तो रहेगा। बोलते हैं कि सब बोलते हैं सर जी हमारे किताब से पढ़ाओ, मेरे स्कूल में चल, हमने बेटा देखो 2+2 4 ही होता है बेटा, कोई भी किताब में पढ़ लो जाके, A+B का होल स्क्वायर वही होता है जो सब में होता है, हम्म। बाहर से कहीं नहीं कोई आने वाला है। बस प्रोसेस मालूम हो गया, चैप्टर समझ में बस। आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हाँ तुम जी। अपने बुक का सवाल, तुम अपने बुक का हल करो, तुम अपने बुक का करो, हाँ जिसके हाँ, पास बस रहा हो ले वही आओ हमने, मेरे पास। अब हमने कहा अब आप लोग 50 प्रकार के बच्चे हो, हम बताओ सबकी बुक कैसे एक बुक चलाएंगे, आप समझ लगाइए ना है हमसे, पर आप पूछ लीजिए। तो बस कहिए उनसे कि हम चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर सेम टू सेम तुमको मिल जाएगा, फार्मूला हाँ वगैरह सब मिल जाएगा सेम टू सेम। हाँ, जो क्वेश्चन हल करना है, जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए हैं वो अलग अलग दिया होगा। हाँ जी। तो तुम लोग अपने भी बुक का सॉल्व करो, तुम्हारे अगल बगल जो दोस्त है वो किसी और स्कूल का है, उसका है बुक कुछ और चलता है, उसके भी बुक का सॉल्व करो, दोनों करो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। हम तो यही कराते थे सारे, हाँ मतलब पढ़ाते थे, उसका पढ़ाने के बाद एक बुक का पहले देते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर दूसरे के भी बुक का दे देते थे, लो तुम भी सॉल्व करो, ताकि किसी को ये ना लगे कि नहीं मेरा तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं सर। करना पड़ता है ये सब। हाँ ऐसे सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर, उसमें भी बच्चे कहते हैं कि आप एकदम नए नए नियम बता रहे हो, तो हमने बेटा नए नियम मैं कहाँ बता रहा हूँ, अब आपने पढ़े ही नहीं है, उसकी मेरी गलती थोड़ी ना है। फिजिक्स में क्या चेंज हो जाएगा। वही हम पढ़ाते नहीं। अगर एनर्जी पढ़ा रहे हैं तो वही एनर्जी हिंदी वाली किताब में भी लिखा है, वही इंग्लिश वाली किताब में भी है, वही दूसरे राइटर में भी सेम, बस समझाने का, लिखने का, कहने का तरीका बस उनका इतना है चाहिए। सर, मैं सर थोड़ा देहात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिल्कुल देहाती भाषा में देहात का उठा के मैं समझा देता हूँ, हम्म। तो वो कहते हैं सर जी आप एकदम बिल्कुल अलग प्रकार से पढ़ा देते हो, एकदम हमें से एकदम पूरा मजा आ जाता है, बताओ वहां जब किताब रट रट के हम भूल जाते हैं, तो भूलने वाली बात ही नहीं है, अरे भूलने वाली बात जो किताबों में है वो हमारे आसपास है, उसी को हाँ हम पढ़ रहे हैं। जी जी जी। बस जिस दिन बच्चे को रिलेट करना सीख गए, संबंध हाँ जोड़ना सीख गए अपने आसपास की चीज़ों से, कि वही हम पढ़ रहे हैं जो हमारे आसपास है, बस जिस दिन संबंध जोड़ लेंगे उनके लिए सब आसान है। पढ़ाई आसान ही है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर एक होता है बहुत टफ बना देता है, और एक टीचर आसान बनाकर पढ़ाता है, तो जितना आसान बना देंगे बच्चों को मज़ा आने लगेगा। एक तो सर समस्या ये है कि नए बच्चे हैं, हमने उनसे कल पूछा, मैंने कहा कि बताओ जुगाली क्या होता है, तो वो बोला जुगाली मैंने कोई सुना नहीं है, आप तो नए नए शब्द ढूंढ कर आते हो। तो हमने कहा एक काम किया कीजिए ना, कि जो नेमिंग वर्ड हैं, यानी कि नाउन जितने भी आते हैं हाँ जी उनको बाइलिंगुअल पढ़ाइए, यानी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। नाम तो जी। जैसे एनर्जी हाँ है तो एनर्जी भी लिखिए, ऊर्जा भी लिखिए। ऊर्जा, ऊर्जा नहीं वो तो लिखता हूँ सर, मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहा भाई ये जानवर जुगाली करता है उसे कौन सी गैस निकलती, बराबर में पूछा, हम्म। तो बोले जुगाली सर मुझे नहीं पता जुगाली होता है अरे क्या है। वो जुगाली रोज देखे होंगे, उनके सामने गाय भैंस कर रहे होंगे। हाँ तो हमने फिर बताया कि अच्छा इसको जुगाली सर कहते हैं, मैं कहा हाँ बेटा इसको जुगाली कहते हैं। तो उनको नहीं पता है, वहां पर कुछ और बोला जाता होगा।
नहीं नहीं सर, बोला नहीं, बोला जुगाली जाता है भाई, यहाँ मेरी भाषा जुगाली सब बोलते हैं, लेकिन वो कह रहा है, वो जो कह रहे थे बिल्कुल हमने सुना नहीं कि भाई हमने इन चीजों को। तो जब आपने जुगाली पूछा तो बच्चे क्या आंसर दिए, क्या वो बताना शुरू की क्या होता है ये? वो कुछ बोले नहीं कि हमने हमें आप नई चीज पूछ रहे हो, ये हमने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। तो हमने कहा अच्छा, अब आपके बाबा घर में बोलते होंगे कि जानवर रौत नहीं कर रहा, जुगाली नहीं कर रहा, कि हाँ बोलते हैं बोलते हैं, तो वही तो होता है। डॉक्टर कभी आता है, डॉक्टर बीमार होगा, जानवर आपका गाय बीमार हुई होगी, तो बोलता है बच्चे जानवर जुगाली कर रहा है, रौत कर रहा है, तो हाँ ये तो बोलते हैं, तो वही तो बेटा है ये जुगाली, मानो जो खाना अंदर ले जाके उसको दोबारा बाहर निकाल के आराम से खाते हैं, उसी जुगाली बोलते हैं। भाई वो जब जानवर जब खाते हैं अंदर अपने हाँ, उनके थैला होता है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसी को वापस ला करके चलाते रहते हैं। हाँ, तो हमने कहा हाँ सर, कभी फेना निकलता है मुंह से, हमें हाँ बस बस वही जुगाली होती है। देखिए बच्चे बहुत जागरूक होते हैं, उनमें जानने सीखने की इच्छा होती है, बस उन्हें कोई बताने वाला हो। लेकिन होता क्या है, घर में पूछ दिए किसी से, पापा से, मम्मी से, एनर्जी क्या है वो उनको नहीं पता है। एनर्जी जी। उन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा या सुना होगा, तो उनको एनर्जी शब्द नहीं समझ में आया, तो डांट के भगा देते हैं, भाई पता नहीं क्या फालतू पूछ रहा था, भगा दी। जब बार बार यही होता है तो फिर वो पूछना छोड़ देते हैं। नहीं तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके अंदर इस तरह की क्वेश्चन न होती हो कि ये क्या है वो क्या है, जानने की इच्छा न हो। बच्चों में बहुत होती है, उनको थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट लेकर पढ़ाए तो और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर उसमें सवाल करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे आते हैं सर, वो तो इंग्लिश में बता तो जान जाते हैं, हिंदी में बताओ थोड़ा कंफ्यूज करते हो जाते, तो हम बताते हैं, हम दोनों भाषा में पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में यही प्रॉब्लम, जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिलेंगे रट्टू कुत्ता मिलेंगे, रट करके लिख रहे हैं, उनको पता ही नहीं हम रहे हैं। हिंदी वाले तो कम से कम जो बोल रहे हैं उसका मतलब भी समझ रहे हैं। जी 100% ना सही 85% लेकिन समझ रहे हैं। इंग्लिश वाले तो जो बोल रहे हैं उसका 1% मतलब नहीं समझ में आता, उनको हम बोल क्या रहे हैं, बस रटे हुए हैं सुना देते हैं। बस सर। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हमने देखा है, वो रट्टू तोता होते हैं, नंबर भले अच्छे ले आए, सब कुछ इंग्लिश बोलने थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन पढ़ाई में वो बेकार होते हैं। अरे सर ये बड़ी तकलीफ हो रही है, कच्चा 8 क्लास के सर बच्चे इंग्लिश मीडियम सर हैं, वो सर अब उनके माँ बाप ने पढ़ा नहीं पाए आगे सर इंग्लिश मीडियम में, अब उनको हिंदी मीडियम में कर, सर अब वो इतना परेशान मुझे कर रहे हैं कि अब मैं क्या बताऊं सर जी। ये माता पिता मूर्ख होते हैं। जब हम भी पढ़ा रहे थे कोचिंग वगैरह, तो हमारे पास बच्चे आते थे, हम जब उनको नहीं आ रहा समझ में तो बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते, पूछते थे कि किस स्कूल से आए हो, पहले ये क्लास कहाँ किया, जो बताते। ज़्यादातर बच्चे कभी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, कभी इंग्लिश मीडियम में, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया अब हिंदी मीडियम में पढ़ने लगा। भाई एक चीज़ तय कर लीजिए, बच्चे को आप कंफ्यूज ना कीजिए। अभी वो बच्चा एक स्कूल से पढ़ करके आया, वहाँ एनर्जी दिन रात चिल्लाए, अब वो आ गया हिंदी मीडियम में, अब यहाँ सर जी बोल रहे हैं ऊर्जा, उसको समझ में नहीं आ रही ये ऊर्जा क्या, जबकि उसने एनर्जी पढ़ा है, रटा है, सब जानता है। वहाँ पढ़ करके आया फोटोसिंथेसिस, यहाँ सर जी पढ़ा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सर सही है। अब उसको तो दिमाग में भरा है फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण उसके लिए नया हो गया, बिल्कुल नया हो गया सर। तो फर्क यही है ना कि वहाँ इंग्लिश में पढ़ करके आया, अब आप उसको अचानक से हिंदी मीडियम में डाल रहे हैं, या हिंदी मीडियम से अचानक से इंग्लिश मीडियम में, किसी एक मीडियम में डालना चाहिए। जी सर, तो सर बड़ी सर प्रॉब्लम इस समय मुझे खुद ही हो रही है कि अब उनको मुझे अलग करना पड़ रहा है, बताना पड़ता है सर। अब कब 34 बोल दो तो वो समझ जाते हैं, 34 कह दो तो सर वो बड़े ऊपर मुँह बातें हैं, क्या बोल रहे हैं सर जी। पहले जब हम भी पढ़ाते थे केवी नवोदय में, तो हम तो हिंदी मीडियम के थे, तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत होती थी, हिंदी में बोलते थे, लेकिन अब बच्चों को समझ में नहीं आया तो इंग्लिश बोलना वहाँ शुरू किए, तो करते करते इंग्लिश बोलने की हैबिट हो गई। फिर अचानक से वहाँ छोड़ करके हमने जो है अपना कोचिंग वगैरह शुरू किया, तो अब यहाँ पे बच्चे गांव देहात वाले, अब इनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता था, तो उनके कारण हिंदी में बोलने लगे, तो अब हिंदी बोलते बोलते हिंदी वाली हैबिट हो गई है, तो सर उनसे बच्चों के साथ बड़ी समस्या होती है, फिर वैसे बोलना पड़ता है जैसे बच्चे चाहते हैं। जी तो सर हमें कोई से दोनों भाषा यूज करना पड़ता है, तो मुश्किल तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए हम अपने अंदर बाइलिंगुअल कर लिए हैं कि हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों वर्ड्स यूज करने हैं, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। अगर हम पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस चिल्लाते रहेंगे, जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ करके आया उसको तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ पर बोल दिया प्रकाश संश्लेषण, जी वो तो जान जाएगा, अब उसके दिमाग में पूरी प्रक्रिया घूम गई कि किसकी बात होने वाली है, किस चीज पर चर्चा होने वाली है। भले हम इंग्लिश में बोलें या इंग्लिश मीडियम का आया है वो हम भले हिंदी में बोलें, वो हर चीज को जोड़ लेगा, समझ पूरी बात भले न समझ में आए, लेकिन आधा से अधिक तो समझ जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि नाम से ही उसका पूरा कैच कर लिया कि हाँ हमने ये चीज पहले पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं सर, तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई पेड़ पौधों की बात होगी,
हाँ। वहाँ पर सूर्य की बात होगी, हवा की बात होगी, हवा की बात हो, जल और जड़ों की बात होगी, यही सब बात जी, जी। वो तुरंत जोड़ लेता है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात होने वाली है। जी, जी, जी सर, हाँ। तो करना पड़ता है, बाइलिंगुअल यूज़ कीजिए, दोनों भाषा में लिखवाइए नाम, भले अंदर डेफ़िनेशन या जो भी आप लिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो हिंदी में बोलिए, लेकिन कम से कम नाम। हाँ सर, मैं दोनों भाषा यूज़ कर रहा हूँ सर, नाम अब कम है, हेडिंग मेन तब भी डाल देता हूँ इंग्लिश में, बाकी ना लिखवाएँ वो अब अलग बात है। अब आप हिंदी मीडियम वालों को कह देंगे डिवीज़न, जी। मल्टीप्लाई, तो उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ। उन्होंने तो कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो है दिक्कत इस तरह की। खैर बच्चों के साथ आप पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, हर तरह के बच्चे मिले हैं, ये सब अनुभव हम तो कर चुके हैं पढ़ा करके। जी सर, हाँ। तो वही अनुभव आप भी ले रहे हैं, हर टीचर को इस तरह के अनुभव से गुजरना पड़ता है, हर तरह के बच्चे मिलते हैं। चलिए, तो बस अपना लगे रहिए, स्कूल मिलता है स्कूल में पढ़ाइए, अपना जो भी पढ़ा रहे हैं उसी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालिए, ठीक है? तो सर अभी आपने बताया सर, हाँ सर ठीक है सर, कि सर आपने बताया पीजी करने के लिए सर कौन सी इग्नू और क्या बताइए सर? देखिए, आप एक तो होता है रेगुलर एडमिशन लेकर के वहाँ रेगुलर क्लास कीजिए। जी सर। तो वो तो अब संभव है नहीं। जी सर, वो नहीं है संभव, क्योंकि कमाना भी है, परिवार भी चलाना है। जी जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। भले कोई कॉलेज वाला कहे भैया तुम क्लास मत करना, रेगुलर नाम लिखा लो, लेकिन मत लिखाइएगा, जी सर। ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं और उधर आप रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं, अब आपको कहीं लगाना पड़ जाएगा दोनों डिग्री, जी एक सर। अनुभव वाला लगाना पड़ जाए, वहाँ की डिग्री लगानी पड़ जाए, दोनों साथ में नहीं लगा पाएँगे, कैसे जी, दिखाएँगे? जी। तो इसीलिए आप जो है इग्नू से कीजिएगा, उसमें एडमिशन मेरे ख़्याल से चल रहा होगा या हो सकता है होने वाला हो या हो सकता है चालू होके बंद भी हो गया हो। क्योंकि एडमिशन का टाइम अप्रैल, तो नया सेशन शुरू हो गया है। तो इग्नू पूरे भारत में है, चेक कर लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगा। दूसरा है राजेश टंडन, इसका अच्छा। हेड ऑफिस शायद इलाहाबाद में है, ठीक है? तो राजेश टंडन भी आपके यहाँ इसका ब्रांच भी होगा, आप ऑनलाइन सब कुछ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं ठीक। अपने यहाँ कोई सेंटर ले लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम वहीं आस-ही-पास कहीं हो जाएगा किसी कॉलेज में, मटेरियल घर बैठे मिल जाएगा। या तो फिर कोई आस-पास कोई कॉलेज हो, वहाँ प्राइवेट से हो रहा हो तो प्राइवेट कर लीजिए। 3 रास्ते हैं, ठीक सर, इग्नू, ओके। राजेश टंडन और ये प्राइवेट। लेकिन कर लीजिए मास्टर डिग्री कहीं न कहीं से। ठीक सर, ठीक सर, कर लेंगे सर। विषय के लिए परेशान मत होइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ही करना है। आप जो आसान लग रहा हो, सबसे आसान जो लग रहा हो कि हिंदी हमें आसान लग रहा है, इतिहास हमें आसान लग रहा है, जो आसान लग रहा हो एकदम। क्योंकि आपको नंबर चाहिए बस, और नंबर कितने चाहिए? तो हर हाल में 50% से ऊपर चाहिए, लेकिन 50% मत मान के चलिए, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा ये हाँ कंपटीशन। सही, बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, आप बढ़ेगा। अपना टारगेट 55 के ऊपर लेकर चलिए, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें 60% तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। हाँ तो सर, 60 के ऊपर का टारगेट लेके चलिए। और राजेश टंडन जो है, हम जहाँ तक जानते हैं, हमारे कुछ मित्र वगैरह किए हैं वहाँ से, तो 70-72% आराम से मिल जाता है, 70 के ऊपर ही रहता है। अच्छा सर। तो राजेश टंडन से कर लीजिए, अगर देख लीजिए क्या चल रहा है इसमें, पता कर लीजिए, ठीक है? चलिए फिर ठीक रखते सर, हैं। ठीक सर, धन्यवाद सर। वेलकम, नमस्कार।